दोस्तों नमस्कार। आज अपन कोशिका के सेकंड पार्ट की बात करेंगे और आज वाले पार्ट में अपन बात करेंगे कोशिका सिद्धांत की, कोशिका की आंतरिक संरचना के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं आपको दोस्तों बता रहा हूँ कोशिका सिद्धांत के बारे में। तो आपको याद रखना है कोशिका सिद्धांत, सेल थ्योरी। कोशिका सिद्धांत के बारे में बताया था किसने? स्वान और स्लाइडेन ने। आपको याद रखना है कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया था दोस्तों स्वान और स्लाइडेन ने किया था। अब इस कोशिका सिद्धांत के अंदर क्या बताया गया, मतलब किसको कोशिका सिद्धांत कहते हैं? देखो, स्वान और स्लाइडेन ने ये बताया था कि कोशिका की जो उत्पत्ति होती है वो किस प्रकार से होती है, कोशिका की उत्पत्ति किस प्रोसेस से होती है। तो स्वान और स्लाइडेन ने कहा कि कोशिका से ही कोशिका की उत्पत्ति होती है। तो दोस्तों इस सिद्धांत की पहली बात आपको याद रखनी है, कोशिका की उत्पत्ति कोशिका से होती है। कोशिका की उत्पत्ति किससे होती है? कोशिका से होती है। दूसरी बात, स्वान और स्लाइडेन ने अपने सिद्धांत में कहा कि सभी जीव कोशिकाओं से मिलकर बने हैं। तो दोस्तों दूसरी बात याद रखनी है कोशिका सिद्धांत की कि सभी जीव किससे मिलकर बने हैं? सभी जीव कोशिकाओं से ही मिलकर बने हैं। सभी जीव कोशिकाओं से मिलकर बने हैं। तो आपको दूसरा बिंदु याद रखना है, सेल थ्योरी का दूसरा बिंदु याद रखना है कि सभी जीव कोशिकाओं से मिलकर बने हैं। तीसरी बात इस कोशिका सिद्धांत की क्या निकल कर के आती है दोस्तों? तीसरी बात निकल कर यह आती है कि कोशिकाएं मरने से पहले नए कोशिकाओं को जन्म देकर जाती हैं। कोशिकाएं मरने से पहले मतलब पूर्ववर्ती कोशिकाएं मरने से पहले नवीन कोशिकाओं को जन्म देती हैं और नई कोशिकाओं की उत्पत्ति पूर्ववर्ती कोशिकाओं से होती है। और कौन सी प्रक्रिया के द्वारा? तो आप याद रखेंगे कोशिका विभाजन के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? कोशिका विभाजन के द्वारा ही नई कोशिकाओं की उत्पत्ति होती है। तो ये तीन बिंदु थे कोशिका सिद्धांत के जो स्वान और स्लाइडेन ने प्रस्तुत किया था। तो पहला बिंदु आप याद रखेंगे कि कोशिका की उत्पत्ति कोशिका से होती है। दूसरी बात याद रखेंगे सभी जीव कोशिकाओं से मिलकर बने हैं। और नई कोशिकाओं की उत्पत्ति किससे होती है? कोशिका विभाजन के द्वारा। और कोशिका विभाजन के बारे में किसने बताया था? तो आप याद रखेंगे कोशिका विभाजन के बारे में सबसे पहले बताने वाला आदमी था विरचोव था। विरचोव ने कोशिका विभाजन की खोज की थी। तो इसे कहते हैं दोस्तों सेल थ्योरी, कोशिका सिद्धांत। फिर से एक बार देखेंगे आप, कोशिका सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? स्वान और स्लाइडे ने प्रतिपादित किया। और कोशिका सिद्धांत के अनुसार कोशिकाओं की उत्पत्ति कोशिकाओं से ही होती है। कौन सी कोशिकाओं से होती है? पूर्ववर्ती कोशिकाओं से होती है। पूर्ववर्ती कोशिकाएं मरने से पहले नई कोशिकाओं को जन्म देकर जाती हैं। जिस प्रकार जीव की उत्पत्ति जीव से मानी जाती है, उसी प्रकार कोशिका सिद्धांत कहता है कि कोशिका की उत्पत्ति कोशिकाओं से होती है। और पूर्ववर्ती कोशिकाएं कोशिका विभाजन से नई कोशिकाओं की क्या करती हैं? उत्पत्ति करती हैं। और आपको यहाँ पे एक छोटा सा बिंदु याद रखना है, कोशिका विभाजन के बारे में सबसे पहले किसने बताया था? तो आपको याद रखना है विरचोव ने बताया था। ठीक है दोस्तों। अब इसके बाद में अपन बात करेंगे देखो, इसके बाद अपन पढ़ते हैं कोशिका की आंतरिक संरचना के बारे में। जो जंतु कोशिका होती है दोस्तों, जो जंतु कोशिका होती है जिसे एनिमल सेल कहते हैं, उसके आंतरिक स्ट्रक्चर क्या होती है? इसके अंदर वाले जो ऑर्गन्स होते हैं, कोशिकांग होते हैं, वो कौन कौन से कोशिकांग होते हैं, उनकी क्या क्या विशेषताएं होती है, उनसे क्या क्या प्रश्न बनते हैं। तो अपन आज पढ़ने वाले हैं कोशिका की आंतरिक संरचना के बारे में। तो मैं आपको बताऊंगा आज कोशिका की आंतरिक संरचना, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द सेल। देखो, सबसे पहली बात आपको याद रखनी है, जो जंतु कोशिका होती है दोस्तों, उसका जो आकार होता है, उसकी जो साइज होती है, उस जंतु कोशिका का आकार कैसा होता है? तो आपको सबसे पहले याद रखना है कोशिका के आकार के बारे में। देखो, जंतु कोशिका का आकार होता है यानी अंडाकार होती है। ये कैसी होती है? अंडाकार होती है। कौन सी कोशिका की बात करें अपन? जंतु कोशिका की बात करें। लेकिन आपसे प्रश्न पूछा जाए कि पादप कोशिका का जो आकार होता है वो किस प्रकार का होता है? अगर जंतु कोशिका की बात की जाए तो आप बताएंगे जंतु कोशिका का आकार कैसा बताया जाता है? अंडाकार बताया जाता है। लेकिन अगर आपको पादप कोशिका का आकार पूछे तो पादप कोशिका का आकार कैसा होता है दोस्तों? पादप कोशिका का आकार होता है आयताकार होता है। पादप कोशिका किस आकार की होती है? आयताकार होती, शेप में होती है। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कोशिकाओं के आकार की बात।
तो जंतु कोशिका का आकार आप याद रखेंगे अंडाकार होता है, पादप कोशिका का आकार आयताकार होता है। अब जंतु कोशिका को अगर इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देखा जाए, कौन सी सूक्ष्मदर्शी के द्वारा? इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देखा जाए परिवर्धित करके, तो उसका आकार कैसा नजर आ रहा है? अंडाकार शेप नजर आती है। और जो अंडाकार शेप होती है वो इस प्रकार की शेप को कहते हैं, जिसे आप दीर्घवृत्ताकार शेप भी कह सकते हैं। देखो इस कोशिका का जो सबसे पहला पार्ट है आप देख रहे हैं, इसका जो आउटर पार्ट है ये वाला भाग है, ये वाला जो भाग है ना, यहाँ पर अंदर की ओर एक लेयर और होती है। और इस पहली लेयर को, इस पहली जो संरचना आपको दिख रही है, इस संरचना को अपन कहते हैं दोस्तों, इसको कहते हैं कोशिका झिल्ली, इसे कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। इसका नाम होता है दोस्तों कोशिका झिल्ली कहते हैं, इसे कहते हैं सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। तो सबसे पहले पहला जो पार्ट है इस जंतु कोशिका का, अगर इसको इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देखा जाए तो सबसे पहले आपको इसकी ज्यामिति स्ट्रक्चर दिखाई देती है। और वो स्ट्रक्चर कैसी दिखती है? अंडाकार दिखती है। और सबसे पहले इसका आवरण दिखाई देता है। जो आवरण आप देख रहे हैं ये इसका दोहरी झिल्लीबद्ध आवरण होता है, ये डबल लेयर्ड आवरण होता है, दोहरी झिल्लीबद्ध आवरण होता है। दोहरी झिल्लीबद्ध आवरण का मतलब ये दोहरा आवरण होता है। और इस दोहरे आवरण का नाम ही दोस्तों क्या होता है? कोशिका झिल्ली होता है। अब इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, आपको कौन कौन से पॉइंट्स यहाँ पे ध्यान रखने हैं? तो इस कोशिका झिल्ली के बारे में सबसे पहले आपको याद रखना है दोस्तों, ये कोशिका का जीवित भाग होता है। ये कोशिका का कैसा भाग होता है? जीवित भाग होता है। मतलब जीवित भाग का मतलब ये है कि ये वसा और किससे मिलकर बना होता है? प्रोटीन से मिलकर बना होता है। ये वाला पार्ट है ना, ये किससे मिलकर बना होता है? वसा और प्रोटीन से मिलकर बना होता है। और आपको याद रखना है ये कोशिका का जीवित भाग है। लेकिन यहाँ पर अपन बात करें, अगर पादप कोशिका होगी, अगर कौन सी कोशिका होगी दोस्तों? पादप कोशिका होगी, तो इसके बाहर की तरफ सबसे पहले आपको कोशिका भित्ति नजर आएगी। कौन सी भित्ति नजर आएगी? कोशिका भित्ति नजर आएगी। और जो कोशिका भित्ति होती है उस कोशिका भित्ति से मुख्य प्रश्न यही बनता है कि ये जो कोशिका भित्ति है ये कैसी प्रकृति की होती है। तो आप ध्यान रखेंगे कोशिका भित्ति कैसी होती है? निर्जीव होती है। कोशिका भित्ति कैसी होती है? निर्जीव होती है। देखो मैंने अभी आपको समझाया कोशिका झिल्ली कैसी है? जीवित है। लेकिन ध्यान रखना कोशिका भित्ति कैसी है? निर्जीव होती है। और ये निर्जीव क्यों होती है? क्योंकि ये किससे मिलकर बनी होती है? ये बात भी यहाँ अपने आप में बड़ी महत्वपूर्ण बात है। कोशिका भित्ति बनी होती है सेलुलोज व पैक्टिन से। सेलुलोज व किससे बनी होती है? पैक्टिन से बनी होती है। और ये कोशिका का हार्ड पार्ट होता है, कठोर भाग होता है। और ये किससे मिलकर बनी होती है दोस्तों? ये सेलुलोज और पैक्टिन से बनी होती है। ठीक है। लेकिन जंतु कोशिका की बात की जाए तो इसके अंदर कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है। जंतु कोशिका और पादप कोशिका को अलग अलग करने वाले जो भाग होते हैं, जो अंग होता है दोस्तों, वो क्या होता है? कोशिका भित्ति होता है। क्योंकि ये भाग केवल पादप कोशिकाओं में ही पाया जाता है। जबकि कोशिका झिल्ली जंतु कोशिका में भी मिलेगी और किस में मिलेगी? ये पादप कोशिका में भी मिलेगी। लेकिन ये वाली केवल किस में मिलती है? पादप कोशिका में, जो कैसी होती है? निर्जीव होती है। जो किससे मिलकर बनी है? सेलुलोज व पैक्टिन से मिलकर बनी होती है। अगली बात करेंगे कोशिका झिल्ली की। दूसरी बात आप याद रखेंगे, इसकी जो नेचर होती है, इसकी जो प्रकृति होती है, वो प्रकृति होती है अर्धपारगम्य। अर्धपारगम्य और कैसी होती है? चयनात्मक होती है। कोशिका झिल्ली की प्रकृति आप याद रखेंगे कि ये कैसी होती है? अर्धपारगम्य चयनात्मक होती है। अर्धपारगम्य चयनात्मक का मतलब दोस्तों ये होता है, अर्धपारगम्य चयनात्मक कहते हैं जो पदार्थों का चयन करके, जो पदार्थों का क्या करके? चयन करके उनको अंदर जाने दे या अंदर वाले कुछ पदार्थों को बाहर आने दे, मतलब उनको चयन करके ही उनको आने जाने देने का कार्य करवाए, उसको बोलेंगे अर्धपारगम्य चयनात्मक प्रकृति। क्योंकि इसके यहाँ पर बीच में छोटे छोटे क्या पाए जाते हैं? छिद्र पाए जाते हैं। और इन छिद्रों के द्वारा पदार्थों का ट्रांसपोर्ट का कार्य होता है, परिवहन का कार्य होता है। तो आप ध्यान रखेंगे कोशिका झिल्ली की प्रकृति दोस्तों कैसी होगी? अर्धपारगम्य चयनात्मक होगी। क्योंकि ये पदार्थों का क्या करके काम करती, यानी पदार्थों का चयन करके ही उनका ट्रांसपोर्ट होने देती है, इसलिए इसको अर्धपारगम्य चयनात्मक झिल्ली कहते हैं। इसके बाद में अगली बात आपको ध्यान में रखनी है,
कि जो कोशिका झिल्ली होती है ये कोशिका का क्या बनाती है, ये कोशिका का आवरण बनाती है। और क्या निर्धारित करती है, कोशिका का आकार निर्धारित करती है। जैसे आप देख रहे हैं कोशिका की जो शेप है उसको आप देख रहे हैं दोस्तों। अगर कोशिका झिल्ली नहीं होगी, अगर बाहर का आवरण नहीं होगा, तो अपन ये डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि इस कोशिका की जो शेप है ना, आकृति आकार वो कैसा होगा। तो इस चीज का डिसाइड भी कौन करेगी, कोशिका झिल्ली करेगी। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा। इसके 3 महत्वपूर्ण बिंदु थे। कोशिका झिल्ली पहला अंग था यहाँ पे, और ये जंतु और पादप कोशिका दोनों में पाई जाती है। दूसरी बात है, कोशिका झिल्ली दोस्तों कैसी होती है, जीवित होती है, जीवित भाग है ये कोशिका का। और ये किससे मिलकर बना है, वसा और प्रोटीन से मिलकर बना है। और इसकी अगली बात आप ध्यान में रखेंगे कि ये कैसी प्रकृति की होती है, अर्धपारगम्य चयनात्मक प्रकृति की होती है। और क्या काम करती है, ये पदार्थों का ट्रांसपोर्ट करवाने का काम करती है, और कोशिका का आकार और आवरण बनाने का कार्य करती है। जबकि पादप कोशिका के बाहर सबसे पहले आप क्या देखेंगे, कोशिका भित्ति को देखेंगे। और कोशिका भित्ति कैसा पार्ट होगा बताओ, निर्जीव पार्ट होगा। और वो किससे मिलकर बनी होगी, वो सेलुलोज व फेक्टिन से मिलकर बनी होगी। यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण बात दोस्तों यही है। ये जो बात आप देख रहे हो, आप क्या देख रहे हो कि जो पादप कोशिका होती है उसका बाहर का जो भाग होता है उसका नाम होता है कोशिका भित्ति, जो निर्जीव होती है। अब इससे आगे अपन चलेंगे, तो अगला भाग होता है, देखो यहाँ पर अंदर की तरफ देखें तो यहाँ पर एक तरल द्रव भरा हुआ नजर आता है। कोशिका के अंदर की ओर एक तरल द्रव भरा हुआ नजर आता है, जिसे कहते हैं दोस्तों, जो कोशिका के अंदर भरा हुआ है, इस तरल द्रव्य का नाम होता है कोशिका द्रव्य है। इसे क्या कहते हैं, कोशिका द्रव्य कहते हैं। इसका नाम साइटोप्लाज्म होता है। लेकिन ध्यान रखना, जो कोशिका के मध्य के अंदर एक ऑर्गन होता है जिसे कहते हैं केंद्रक, न्यूक्लियस कहते हैं, कोशिका का ब्रेन होता है ये कोशिका का केंद्रक होता है। और आपको ध्यान रखना है, यहाँ भी एक प्रकार का फ्लूइड भरा रहता है, और यहाँ जो फ्लूइड भरा रहता है उस फ्लूइड का नाम होता है दोस्तों केंद्रक द्रव होता है। उसका क्या नाम होता है, केंद्रक द्रव होता है। तो जो द्रव यहाँ भरा रहता है उसका नाम होता है केंद्रक द्रव। कौन सा द्रव होता है, केंद्रक द्रव दोस्तों। तो कोशिका के अंदर 2 टाइप के द्रव होते हैं, 2 टाइप के फ्लूइड होते हैं। कोशिका द्रव होता है जो कोशिका के केंद्र को छोड़कर शेष भाग में रहता है, और एक होता है केंद्रक द्रव जो कोशिका के बीचों बीच केंद्रक में उपस्थित होता है। और इन दोनों द्रवों को मिलाकर क्या कहते हैं, जीव द्रव कहते हैं। दोनों द्रवों को मिलाकर क्या कहा गया है, जीव द्रव। तो कोशिका के अंदर 3 टाइप के द्रव होते हैं। पहला द्रव होता है कोशिका द्रव, पहला द्रव होता है कोशिका द्रव जो केंद्रक को छोड़कर शेष भाग में भरा हुआ रहता है। दूसरा जो द्रव आप देख रहे हैं इस कोशिका के केंद्रक में रहता है, और केंद्रक में भरा तरल जो द्रव होता है उसे केंद्रक द्रव, न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। इस द्रव को प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। और दोनों को अगर एक जगह कर दिया जाए तो उसका नाम होता है दोस्तों जीव द्रव होता है। अब आपको ध्यान रखना है कि जो कोशिका द्रव होता है, या फिर अपन बात कर लें कोशिक केंद्रक द्रव की, या आप कह दें कि जीव द्रव की, इन तीनों द्रवों में अधिकतम जो भाग है इनका, अधिकतम भाग किस रूप में रहता है, जल के रूप में रहता है। तो आपसे प्रश्न पूछा जाए कि कोशिका द्रव में जल की मात्रा कितने प्रतिशत होती है, तो आप जल की मात्रा याद रखेंगे 90 से 92% यहाँ पे क्या रहता है, जल रहता है। केंद्रक द्रव, कोशिका द्रव और जीव द्रव का अधिकांश जो भाग है वो क्या होता है, जल के रूप में रहता है। दोस्तों यहाँ पे कितना जल रहता है, तो आपको याद रखना है 90 से 92% क्या रहता है, जल रहता है। इसके अलावा इस कोशिका द्रव में, या आप कह दो जीव द्रव में, या आप कह दो केंद्रक द्रव में, इसके अलावा जो बचा हुआ जो भाग है 8 से 10% जो भाग बचा हुआ है, इस भाग में क्या पाया जाता है, तो इस भाग में पाए जाते हैं अन्य कार्बनिक, अन्य ऑर्गेनिक और अनऑर्गेनिक, कार्बनिक व अकार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। तो कौन से पदार्थ पाए जाते हैं दोस्तों, अन्य कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ रहते हैं। इसके अलावा कुछ आयंस वगैरह पाए जाते हैं। और ये सारे पदार्थ मिलकर के किसका निर्माण करते हैं, कोशिका द्रव्य।
या केंद्रक द्रव्य कह दो या उसको आप जीव द्रव्य कह दो। तो कोशिका का जो सेकंड पार्ट है वो होता है केंद्रक द्रव्य, जिसे आप तीन दोनों को मिलाकर आप क्या बोलेंगे, जीव द्रव्य। और इस जीव द्रव्य शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, तो आप ध्यान रखेंगे पुरकिंजे ने किया था। अगर प्रश्न पूछा जाए कि बताइए जीव द्रव्य प्रोटोप्लाज्म की खोज किसने की थी, तो आप बताएंगे पुरकिंजे ने की थी। ठीक है। इसके अंदर जल की मात्रा कितने प्रतिशत होती है, 90 से 92% होती है। इसमें क्या, इसके अलावा क्या होता है, तो इसके अलावा 8 से 10% में शेष बचे हुए पार्ट में कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। ये कोशिका के जो कोशिकांग होते हैं, यहाँ जो उपस्थित जो कोशिकांग होते हैं उन्हें तैराने की मदद करते हैं और उनको पोषण प्रदान करने का कार्य करते हैं। देखिए नेक्स्ट तीसरी जो बात आप देख रहे हो इस कोशिका की, तो तीसरा जो अंग है इसका वो होता है ये वाला जो मध्य के अंदर पाया जाता है, इसे कहते हैं दोस्तों केंद्रक, न्यूक्लियस के नाम से जाना जाता है। ये किस नाम से जाना जाता है, न्यूक्लियस के नाम से जाना जाता है। अभी मैंने बताया यहाँ एक द्रव्य भरा पड़ा है जिसे बोलेंगे केंद्रक द्रव्य, और इस केंद्रक द्रव्य के अंदर 90 से 92% जल है। इसके अलावा कुछ ऑर्गन्स और कुछ यानी यौगिक यहाँ पर और पाए जाते हैं, कंपाउंड्स कहते हैं जिनको। अब वो कौन कौन सी संरचनाएं हैं जो केंद्रक में पाई जाती हैं। सबसे पहले आपको याद रखना है केंद्रक के बारे में, ये कोशिका का सबसे बड़ा अंग है। ये कोशिका का कैसा अंग है, सबसे बड़ा अंग है। पहली बात इसके बारे में आपको याद रखनी है कि केंद्रक कोशिका का सबसे बड़ा अंग है। दूसरी बात, आपको प्रश्न पूछा जाए कि केंद्रक की खोज किसने की दोस्तों, तो आप बताएंगे रॉबर्ट ब्राउन ने की। सॉरी, किसने की थी दोस्तों, रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। कोशिका की खोज करने वाला था रॉबर्ट हुक, लेकिन केंद्रक की खोज करने वाला दोस्तों कौन था, रॉबर्ट ब्राउन था। तीसरी बात आप याद रखेंगे कि केंद्रक कोशिका का, इसे कोशिका का सीपीयू कहते हैं, इसे कोशिका का मुखिया भी कहते हैं, इसे कोशिका का मैनेजर भी कहते हैं, मैनेजर भी कहते हैं। ऐसे इसके नाम है, ऐसे इसके नाम हैं, ध्यान रखना। इसे कोशिका का मैनेजर भी कहेंगे, सीपीयू भी कहेंगे, मुखिया भी कहेंगे, इसे कोशिका का ब्रेन भी कह सकते हैं। तो कोशिका का जो सबसे मेन ऑर्गन है जो कोशिका के कार्यों पर कंट्रोल करता है, वो अंग कौन सा होता है, वो अंग दोस्तों केंद्रक होता है। और इसीलिए इसको क्या कहा गया है, कोशिका का सीपीयू कहा गया है। मुख्य नियंत्रक इकाई के नाम से जाना जाता है, इसे कोशिका का मुखिया, सीपीयू और मैनेजर कहा गया है। और इसको खोजने वाला कौन था, रॉबर्ट ब्राउन था। अब आप ध्यान रखना दोस्तों, अब आप ध्यान रखना, जो कोशिका का ब्रेन कह रहे हैं, तो ब्रेनलेस सेल होती है जिसके अंदर केंद्रक नहीं पाया जाता है। आपको प्रश्न पूछे कि ऐसी कौन सी कोशिका, ऐसी कौन सी सेल है जिसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है, तो आप ध्यान रखेंगे वो कोशिका होती है आरबीसी। वो कोशिका कौन सी होती है, आरबीसी होती है। आरबीसी के अंदर कभी भी केंद्रक नहीं पाया जाता है। तो ब्रेनलेस सेल के बारे में याद रखेंगे, आरबीसी है, अपने ब्लड में पाई जाती है, लाल रुधिर कोशिक कणिका कहते हैं जिसको, जिसके अंदर कभी भी केंद्रक उपस्थित नहीं होता है। इसके अलावा अपने शरीर में जो भी सेल होंगे उन सब सेल्स के अंदर, उन सभी कोशिकाओं के अंदर क्या उपस्थित होगा, केंद्रक होगा। और केंद्रक का कार्य क्या होगा, कोशिका में जो भी कार्य होंगे उन सब पे क्या करेगा, कंट्रोल करेगा, और इसीलिए इसको मुखिया बोलेंगे। इसके अलावा दोस्तों यहाँ इस केंद्रक के अंदर कुछ इस प्रकार की संरचनाएं रहती हैं, कुछ धागे जैसी एक यानी आपस में जुड़ी हुई सी, एक आपस में गुथी हुई जैसी एक स्ट्रक्चर दिखती है, और इस संरचना का नाम होता है क्रोमेटिन जाल कहते हैं। इस संरचना को क्या कहते हैं, क्रोमेटिन जाल कहते हैं। दोस्तों इस संरचना का नाम क्या होता है, क्रोमेटिन जाल होता है। हिंदी में इसका नाम होगा गुणसूत्रीय जाल। इस हिंदी में इसको बोलेंगे गुणसूत्रीय जाल। और गुणसूत्रीय जाल इसलिए कहेंगे क्योंकि ये जो जाल है ना वो गुणसूत्र से ही मिलकर बना होता है। गुणसूत्रीय जाल कहते हैं इसको दोस्तों। इसको किस नाम से जाना जाता है, गुणसूत्रीय जाल के नाम से जाना जाता है। और ये गुणसूत्रों से उलझी हुई एक संरचना होती है। और आपको ध्यान रखना है कि मानव में गुणसूत्रों की कंप्लीट जो संख्या होती है वो कितनी होती है, 46 होती है। और गुणसूत्र आपस में उलझकर एक जाल बनाते हैं जिसे क्रोमेटिन जाल, गुणसूत्रीय जाल कहा जाता है।
अब आपको ध्यान रखना है गुणसूत्र की सबसे छोटी जो इकाई होती है उसका नाम दोस्तों क्या होता है, उसका नाम जीन होता है। उसका क्या नाम होता है, उसका नाम होता है जीन। गुणसूत्र का सबसे छोटा भाग क्या कहलाता है, जीन कहलाता है। तो आपको ध्यान रखना है, ये अपने आप में एक अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपको ध्यान रखना है कि गुणसूत्र के सबसे छोटे भाग को क्या कहते हैं, जीन कहते हैं। अब मानव के अंदर गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है, निर्धारित होती है दोस्तों। कितनी संख्या होती है, 46 होती है। और ये जो गुणसूत्र हैं ये दो भागों में डिवाइड किए गए हैं। मानव के जो गुणसूत्र होते हैं टोटल संख्या कितनी है, 46 है। और इनकी जो संख्या है वो दो प्रकार की होती है। 46 गुणसूत्र दो भागों में बांटे गए हैं। पहले टाइप के गुणसूत्र होते हैं दोस्तों लिंग गुणसूत्र। पहले टाइप के जो गुणसूत्र होते हैं वो लिंग गुणसूत्र होते हैं। दूसरे टाइप के गुणसूत्र होते हैं अलिंग गुणसूत्र। तो कोशिका के केंद्रक में क्या पाए जाते हैं, जीव की महत्वपूर्ण संरचना, गुणसूत्र पाए जाते हैं। जो दोस्तों कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के होते हैं, लिंग गुणसूत्र और अलिंग गुणसूत्र होते हैं। तो आपको ध्यान रखना है लिंग गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। तो लिंग गुणसूत्रों की संख्या दोस्तों दो होती है। और अलिंग गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, 44 होती है। टोटल मिला के ये संख्या कितनी हो जाती है, 46 हो जाती है। और आपको पता होगा कि लिंग गुणसूत्र पुरुष के अंदर इनकी स्थिति एक्स वाई होती है और महिला के अंदर इनकी स्थिति एक्स एक्स होती है और इनके द्वारा लिंग का निर्धारण किया जाता है। और जो अलिंग गुणसूत्र होते हैं जिन्हें कायिक गुणसूत्र भी कहते हैं दोस्तों, ये शरीर के शारीरिक लक्षणों को यानी दूसरी संतान में ले जाकर प्रकट करने का कार्य करते हैं। मतलब इनका यानी कायिक गुणसूत्र कहेंगे, शारीरिक गुणसूत्र कहेंगे, शरीर के सभी लक्षणों का निर्धारण करने वाले गुणसूत्र कहेंगे। और गुणसूत्र का सबसे छोटा भाग आपको याद रखना क्या कहलाता है, जीन। ये समस्त संरचनाएं कहाँ पाई जाती हैं, कोशिका के केंद्रक में पाई जाती हैं। अब जो गुणसूत्र होता है दोस्तों वो कोशिका का क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है। इसे कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ कहते हैं। इसे कोशिका का क्या कहते हैं, आनुवांशिक पदार्थ कहते हैं। तो आपको याद रखना है आनुवांशिक पदार्थ के रूप में यहाँ इस केंद्रक में आनुवांशिक पदार्थ के रूप में तीन टाइप के पदार्थ होते हैं। देखो पहला तो क्या होता है, पहला तो आपको मैं बता चुका हूँ, गुणसूत्र होता है। दूसरा क्या होता है, दूसरा दोस्तों न्यूक्लिक अम्ल होता है। और न्यूक्लिक अम्ल के अलावा यहाँ पर यानी जो न्यूक्लिक अम्ल है वो दो भागों में बांटे गए हैं। आपको ध्यान रखना न्यूक्लिक अम्ल कितने भागों में बांटे गए हैं दोस्तों, दो भागों में। एक होता है डीएनए और एक क्या होता है, आरएनए होता है। तो न्यूक्लिक अम्ल कितने भागों में बांटे गए हैं, दो भागों में बांटे गए, डीएनए आरएनए। कुल मिला के आप ये बोल सकते हो कि आनुवंशिक पदार्थ के रूप में तीन प्रकार के पदार्थ कौन कौन से हैं। देखिए दोस्तों, एक है यहाँ पे गुणसूत्र, दूसरा डीएनए और तीसरा क्या होता है, आरएनए होता है। डीएनए और आरएनए को अपन किस नाम से जानते हैं, न्यूक्लिक अम्ल के नाम से जाना जाता है। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि डीएनए का पूरा नाम क्या होता है तो आप याद रखेंगे डीएनए को बोलते हैं डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक अम्ल। और आरएनए का पूरा नाम होता है राइबोज न्यूक्लिक एसिड कहते हैं इसको। याद रखना डीएनए यूकैरियोटिक कोशिका का मुख्य आनुवंशिक पदार्थ कहते हैं इसे। इसे यूकैरियोटिक कोशिका का मुख्य आनुवंशिक पदार्थ कहा जाता है। जबकि दोस्तों ध्यान रखना आरएनए प्रोकैरियोटिक कोशिका का मुख्य आनुवंशिक पदार्थ होता है। तो आज अपन ने दोस्तों बात की है कोशिका झिल्ली की, पहला जो अंग था। उसके बाद में अपन ने बात की है कोशिका के अंदर भरे तरल द्रव्य की, जिसे कहते हैं केंद्रक को छोड़कर जो भरा तरल द्रव्य है जिसे कहते हैं कोशिका द्रव्य। और जो केंद्रक में भरा फ्लूइड है उसे कहते हैं केंद्रक द्रव्य। दोनों को मिलाकर कहते हैं जीव द्रव्य प्रोटोप्लाज्म। दोस्तों याद रखना प्रोटोप्लाज्म शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, पुरकिंजे ने किया था। अब उसके बाद में मैंने आपको बताया है केंद्रक के बारे में। केंद्रक कोशिका का सबसे महत्वपूर्ण अंग है दोस्तों, सबसे मुख्य अंग है, सबसे बड़ा अंग है कोशिका का। और सबसे छोटा अंग पूछे तो राइबोसोम है। सबसे बड़ा अंग आपने पढ़ा केंद्रक है। और केंद्रक की खोज करने वाला कौन था, रॉबर्ट ब्राउन था। इसे कोशिका का सीपीयू मैनेजर कंट्रोल कहते हैं क्योंकि ये कोशिका के कार्यों पर कंट्रोल करता है। इस केंद्र के अंदर को जीव के मुख्य आनुवंशिक पदार्थ रहते हैं और वो आनुवंशिक पदार्थ गुणसूत्र न्यूक्लिक अम्लों के रूप में रहते हैं, डीएनए और आरएनए के रूप में पाए जाते हैं।
यहाँ पर गुणसूत्रों की एक उलझी हुई स्ट्रक्चर होती है जिसे गुणसूत्रीय जाल कहते हैं। दोस्तों याद रखना, गुणसूत्र का सबसे छोटा भाग क्या होता है? जीन होता है। दोस्तों इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, अगर आपको बढ़िया लगे तो सब्सक्राइब करना चैनल को। और इससे आगे का जो पार्ट है नेक्स्ट अपन कल वाली क्लास में आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट पार्ट में अपन पढ़ेंगे कोशिका के जो अन्य इस केंद्र के छोड़कर जो अन्य अंग हैं उनकी बात अगले वीडियो में करेंगे।